नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आए, उसी के साथ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे टेक्निकल गेस्ट आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी करीब 23,290 के आसपास है, तो शायद भारतीय बाजारों के लिए आज पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई दे सकता है। ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले यूएस बाजारों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी बाजारों में कल थोड़ी सी तेजी दिखी। कल के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में करीब 0.2% की तेजी दिखी। इसके अलावा S&P 500 0.3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और नैस्डैक में भी 0.35% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन याद रखें, कई इंपॉर्टेंट बैठक है इस हफ्ते, जिसके चलते यूएस बाजारों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आज जून 11 से फेड ऑफिशियल्स की 2 दिन की पॉलिसी मीटिंग है, जिसका आउटकम कल आएगा। तो कल कुछ कमेंट्री निकल कर आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट यूएस बाजारों पर दिखाई दे सकता है। उसके बाद कल एफओएमसी रेट डिसीजन तो आएगा ही, उसी के साथ सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 13 जून को पीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक रहेगा अमेरिकी बाजारों के लिए। काफ़ी डेटा आएगा जिसका इम्पैक्ट यूएस बाजारों पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करते हैं तो यहाँ पर कल थोड़ी सी नरमी दिखी। फुत्सी में करीब 0.2% की गिरावट, डैक्स में 0.34% की गिरावट और कैक में भी करीब 1.5% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। आज सुबह मिले जुले संकेत निकल कर आए हैं। निकाय की बात करें तो 0.73% की तेजी निकाय में दिखी है और कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी तेजी, 0.4% की तेजी। हमारे खुद के भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आए हैं। गिफ्ट निफ्टी में करीब 40 अंकों की तेजी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $81.8 पर बैरल पर पहुंच गया है। याद रखें, पिछले हफ्ते नरमी थी, करीब $78 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड चला गया था, लेकिन अब फिर से थोड़ी सी मजबूती दिखी है, $81.8 पर बैरल के आसपास। गोल्ड भी स्टेडी है, $2,320 पर आउंस के आसपास। इसके अलावा एफआईआई और डीआईआई ने कल के बाजार में क्या किया उस पर भी नजर डाल देते हैं। एफआईआई ने कल के मार्केट में खरीदारी की, करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने कल की और डीआईआई ने भी कल खरीदारी की, करीब 2,800 करोड़ की। इसके अलावा एफआईआई की बात करें तो याद रखें, दूसरे दिन लगातार उन्होंने खरीदारी की। 7 जून यानी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 4,400 करोड़ की खरीदारी थी और कल फिर से करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी दिखी। डीआईआई की बात करें तो 7 जून को थोड़ी सी बिकवाली थी, लेकिन उसके बाद फिर से खरीदारी लौटी। 1,300 करोड़ शुक्रवार को बेचे, लेकिन उसके बाद कल करीब 2,800 करोड़ की खरीदारी दिखी। तो काफ़ी अच्छा एक्शन रहा कल एफआईआईज और डीआईआईज का भी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, ये बताने के लिए डिम्पी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के बाजारों के लिए ट्रिगर्स क्या रहेंगे। मोदी गवर्नमेंट बन चुकी और की मिनिस्ट्रीज अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स के पास। बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स देखने चाहिए। शीशा, मार्केट के अंदर ये चीज तो पहले से तय थी कि जो मिनिस्ट्री है उसमें कुछ ज्यादा हेरफेर होगा। जो की मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। जो की मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी ने अपने पास रख ली है और ये मार्केट को चाहिए। मार्केट को सारे पोर्टफोलियो से लेना देना भी नहीं है, उसको पार्टनरशिप में पोर्टफोलियो चाहिए, जैसे कि होम, डिफेंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर, ये सब किसके पास रहता है। तो आप ये देखेंगे ये प्रिवेलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। पहला पॉइंट तो इससे क्लियर हो गया कि मार्केट के अंदर एज सच किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग नहीं आएगी और स्मूथ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हुई है। मतलब जितना डर था कि शायद अलायंसेस बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा डिस्टर्बेंस
हमको नहीं देखने को मिला। तो इसलिए मार्केट ने इसको फैक्टरिंग भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट इसको फैक्टरिंग नहीं कर रहा। मार्केट इतना फास्ट है, इसको बैक टू बैक फैक्टरिंग कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बाजार में सरकार बनने से पहले भी हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। और ये ऑल टाइम हाई ना केवल निफ्टी पे लगा बल्कि सेंसेक्स पे भी लगा और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के काफी करीब तक पहुंच गया था। कुल मिला के बात कहने का मतलब है कि जितनी भी अच्छी न्यूज है मार्केट इसको सीधा सीधा डिस्काउंट भी कर रहा है। कोई भी एक नई प्रॉब्लम अगर मार्केट के अंदर आती है तो ये मार्केट में थोड़ा करेक्ट हो सकता है। कल का सेशन अगर याद होगा शीशा आपको, तो कल हमने ये बात क्या हल्का सा नीचे आ सकता है। कल गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर था और आप कल देखेंगे दिन भर आप एक रेंज पे रहने के बाद हल्की सी माइल्ड बिक वाली हुई है मार्केट के अंदर। और ये बात कल हमने आपको फोर्स से जरिए बता देखा कि मार्केट में फोर्स नहीं है, एक पावर नहीं है, ऊर्जा नहीं है, वो थोड़ा आज भी एब्सेंट रहेगा। तो आज भी आपको ना एक डल सेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑल्दो आपको 50 पॉइंट तेज मिलेगा, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का असर थोड़ा बहुत और जुड़ जाएगा, लेकिन वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केट के अंदर, ना ही बहुत बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बाजार चल जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और आपको मनी डिप्लॉय करना है, तो आप भी अभी डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करें, किस जगह पर करें और कैसे करें। तो ये टिपिकली फंड मैनेजर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है। जो 20,000 करोड़ रुपए का एसआईपी है वो पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न अभी भी है। तो इसलिए बाजार में किसी भी एक छोटे से डिप को हर कोई वेलकम करेगा। जो 24,000 का टारगेट भी दे रहा है ना, वो भी ये कह रहा है कि पहले बाइंग और डिप होगा। तो ये बात मार्केट को सोचनी चाहिए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को सोचनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर कल हल्की हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है, उनके ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। कल अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी का भी 6% से ज्यादा कम हुआ और बैंक निफ्टी का भी 6% ज्यादा कम हुआ है। ये टिपिकली इवेंट क्लोज होने के बाद होता है कि आप जो भी पोजीशन लेके बैठे हैं आप उसको क्लोज करो भाई, क्योंकि आपने इवेंट सेंट्रिक पोजीशन बनाई थी। तो कल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन सेंट्रिक पोजीशन की वो क्लोज हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाजार में थोड़ी डलनेस रहेगी। दो चीजें और डलनेस की, पहला एक तो हम अपने ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं और दूसरा हम विक्स को गिराए हुए हैं, विक्स भी नहीं बढ़ रहा अभी यहाँ से। तो मार्केट में डलनेस का पहला ही सूचक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रेंज के हिसाब से देखेंगे तो ना कल रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेकडाउन हुआ। एक चीज कल जो फ्यूचर्स में चेंज हुई है वो है प्रीमियम से डिस्काउंट। कल हम डिस्काउंट पे आ गए। डिस्काउंट का मतलब ये है कि इच्छा शक्ति बाजार के अंदर खरीदने की वो कम हो गई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं आपको पैसे दूं तो आप भी डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर पैसे को। तो सेम प्रॉब्लम सभी के साथ है, इसलिए प्रीमियम से डिस्काउंट आ गया, यानी कि आप आगे का फ्यूचरिस्टिक पोजीशन को बहुत अच्छा नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपने डिस्काउंटिंग कर दी। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे डिस्काउंटिंग था। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार में बहुत महंगा ना सस्ता है, दोनों का रेशियो अब 1 से नीचे आ चुका है, जिसको हम टिपिकली फेयर वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का ज्यादा पावर है चलने की, तो निफ्टी का थोड़ी कम है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना हो बाय का तो बैंक निफ्टी के साथ पहले कीजिएगा, निफ्टी के अंदर बाद में। ऑप्शंस ट्रेडर्स के अंदर कल भी प्रीमियम इरोड हो रहे थे दोनों के ही, आज भी ऐसे ही होगा। राइटर्स के लिए ठीक है ये बाजार, बट बायर्स के लिए खराब है। चाहे कॉल की बाय होगी चाहे पुट की बाय होगी, प्रीमियम बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राइटर्स के लिए ठीक है, जब पुट को राइट करें चाहे कॉल को राइट करें, दोनों के पैसे उसके पास आ सकते हैं। और 3-4 शेयर अभी एफ बैन में। तो कुल मिला के जिनके पास पोजीशंस पड़ी है वो सिर्फ होल्ड करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 23,000 का एक इंपॉर्टेंट बेस है, ये ब्रेक नहीं होगा। 23,200 का भी एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 23,500 का। सेम विद द बैंक निफ्टी, 49,500 का सपोर्ट है, 49,000 का भी सपोर्ट है, और ऊपर जाते समय 50,000 और 50,200 का रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में रहने वाला मार्केट है। आज कोई बड़े सौदे प्लस ना करें, जो सौदे हैं उन्हीं को ही हैंडल विद केयर करें। डेट से बिल्कुल। तो ये राय बाजार पर। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अजित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च डिपार्टमेंट के। अजित, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या राय बनेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बेसिकली देखिए, टोन पॉजिटिव है। काफी वॉलेटाइल वीक रहा है पिछला हफ्ता, तो उसके बाद थोड़ा बहुत रुकना, समझना, कंसोलिडेट करना, वो मेरे हिसाब से मार्केट में हेल्दी है। जब तक देखिए प्राइस वाइज आप कुछ मेजर डैमेज नहीं देख रहे हैं, मीन्स 23,100 का जोन है वो मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं तब तक कोई ऐसा मेजर चैलेंजिंग मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में रहेगा। बस हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें आप यहाँ पे, जो भी वॉलेटिलिटी आपने देखी है लास्ट वीक,
वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ से फिर आपको और पॉजिटिव साइड के लिए अप मूव के लिए देखने को ट्रिगर मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ टोन पॉजिटिव है, बट यस थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस रह सकता है। तो इंडेक्स में मेरी रिकमेंडेशन होगी निफ्टी में कि आपको एक डिप का वेट करना चाहिए 23,100 का जोन, वहाँ पे आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, नॉट द करंट लेवल्स। सिमिलरली बैंकिंग में भी देखिए एक रेंज बाउंड बायस ही अभी दिख रहा है, नेचुरल है बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में भी, और अब वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉज दिख रहा है। तो मुझे लगता है बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है। 49,000 49,400 का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहीं पे 50,000 को क्रॉस करने के बाद आप फ्रेश मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ पे भी अभी वेट एंड वॉच है, बट ये टोन पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स के ही मेंटेन करनी है अप्रोच। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको, अक्रॉस दी बोर्ड आपने पार्टिसिपेशन देखा है और ब्रॉडर इंडाइसेस भी ठीक ठाक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी जब तक कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन कंटिन्यू रहता है। तो पहला नाम होगा हीरो मोटोको का फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। कल के सेशन में भी एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मूव कंटिन्यू रहेगा, 6,050 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 55 से 70 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद जी लिमिटेड में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं लॉन्ग के लिए 178 तक के टारगेट के लिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप एट 157। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है जी एंटरटेनमेंट और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। अजित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कई ब्लॉक डील्स हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, 3 ब्लॉक डील्स है और आज ही होने वाले हैं तीनों ब्लॉक डील्स। इसके अलावा थोड़े बहुत न्यूज़ फ्लोज भी है, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन की। यहाँ पे प्रमोटर राहुल भाटिया लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू कुल आता है 3,300 करोड़ रुपए का। फ्लो प्राइस अगर देखा जाए तो 6% डिस्काउंट पे, और इसके बाद जिनकी स्टेक है इस प्रमोटर राहुल भाटिया की, इनकी स्टेक जो है गिर के 35.75% स्टेक हो जाएगी। और बाज़ार का मानना है कि अगस्त में जो है उनके जो दूसरे प्रमोटर हैं गंगवाल जी, उनका जो भी है एक और ब्लॉक डील आ सकता है, और हाल ही में वो जो है अपनी स्टेक भी कम कर रहे थे कंपनी में। आरबी इंफ्रा की दूसरी ब्लॉक डील आज हो सकती है, जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टर्स है डच की सिंत्रा इन्वेस्टमेंट्स कहेंगे, वो 5% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू 1,900 करोड़ रहेगा। फ्लोर प्राइस देखें तो 10% तक का डिस्काउंट आएगा, और इसके बाद इनका स्टेक 20% के नीचे आ जाएगा। कल हमने देखा भी था स्टॉक में भारी गिरावट आई थी, स्टॉक 9% गिर गया था। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंटली बहुत सारे जो आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ रहने वाले हैं, स्पेशली जो प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड है, वो आज फोकस में रहेंगे। हुडको भी आता है यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सब बिल्डिंग्स। आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर हुआ, एप्टस वैल्यू, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को फर्दर एक्सटेंड करने वाले। कल शाम को ये अनाउंसमेंट आई, 3 करोड़ एडिशनल रूरल और अर्बन घर बनेंगे। और याद रखिए जो यहाँ पे रूरल रिकवरी और जो रेट कट आने वाले हैं उसके कारण भी ये कॉस्ट सेंसिटिव सेक्टर होता है, तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अभी तक जो है सैंक्शनिंग में 1 करोड़ से ज़्यादा घर सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं करंट डेट में। वोडाफोन आइडिया रहेगा भी फोकस में, यहाँ पे फंड रेज की जो है विचार करेंगे जून 13 को। ये इक्विटी से हो सकता है या प्रेफरेंशियल से हो सकता है। और ऑलरेडी याद रखिए स्टॉक में जो है तेज़ी हमने देखी कि 20,000 करोड़ तक के जो है ऐलान फंड रेज की कर दिए, जिसमें एसबीआई इंश्योरेंस, जीक्यूजी, क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है ग्लोबल स्पोक्स पर्सन की कमेंट्री आ रही है कि डोमिनोज जो है फोकस करने वाला है कि अपनी जो स्टोर काउंट है भारत में वो 2 गुना करके डबल करके 4,000 कर दे अगले 5 से लेकर 6 साल में। अब जो है भारत यूएस के बाद सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है डोमिनोज के पिज़्ज़ा का, और इसलिए जुबिलेंट फूडवर्क्स जिनका मास्टर फ्रेंचाइजी है इस ब्रांड के लिए, उसके लिए आज ये फोकस में रहेगा। रेमंड भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट बैंड्रा ईस्ट में ले लिया है, इनको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, जहाँ पे इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग 2,000 करोड़ रुपए का है। कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जेवी साइन हुए हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने जो है गवर्नमेंट के साथ डिफेंस और एरोस्पेस के ऊपर जो है करार किया। वही एनएलसी इंडिया की बात करें तो वो जो है फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग से लगभग 5,000 करोड़ रेस करेंगे, जिसमें से 1,000 करोड़ जो है वो जो है इन्वेस्ट करेंगे अपने रिन्यूएबल्स आर्म में भी। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर इंडिया भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे लगभग 500 करोड़ रुपए का QIP जो है इशू खुल चुका है। फ्लो प्राइस लगभग 5% डिस्काउंट पे है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज आपके रडार में होने चाहिए।
बिल्कुल, तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया पर आज क्यूआईपी खुलेगा। कई सारी ब्लॉक डील्स है। इंटरग्लोब एविएशन, आईआरबी इंफ्रा और वोडाफोन आइडिया के फंड्स जुटाने की योजना पर भी नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स की पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे उस पर भी नजर डाल देते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से क्या निकल कर आया है और उसी के चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिनय, बताएं। जी, तो बात करते हैं गेल की। जेपी मॉर्गन ने जो है अपना न्यूट्रल रेटिंग निकाला है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 184 रुपीज़। अगर हम कंपनी ने जो नया ऑर्डर दिया है $7 बिलियन का, तो उनका मानना है कि अभी जो है काफ़ी अर्ली समय है कोई भी तरह की चिंता करने का कैश फ्लो के ऊपर। और आगे चल के अगर एक ऑर्डर जो है कंप्लीट होता है या फिर बोर्ड से अप्रूवल मिलता है तो लाइकली जो है इसका कंप्लीशन है वो है 2030 के बाद ही होगा। और अगर हम स्टॉक में देखें तो कल जो है गिरावट देखने मिली, बट उनका मानना है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ है उसके ऊपर फोकस करेगा और उसी के कारण उन्हें एक वैल्यूएशंस की बढ़ोतरी देखने में नज़र आ रही है। इसलिए उनका एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है गेल के ऊपर। ऑल्सो मॉर्गन स्टैनली ने भी गेल पर एक नोट निकाला है। उन्होंने जो अपना बाइंग रेटिंग है बरकरार रखे और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 250 रुपये। उनका मानना है कि जो 60,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो FY31 तक कंप्लीट हो सकता है, एक बार जो है बोर्ड का अप्रूवल आ जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली जो है कंपनी एक नए बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रही है जो कि है फीड स्टॉक बिजनेस में। दूसरा स्टॉक जिस पर आपकी नज़र रखनी चाहिए वो है ONGC। जेफरीज ने अपना एक बाइंग रेटिंग बरकरार रखी और इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 390 रुपये। कंपनी में जो है रिसेंट गिरावट देखने मिली है और जेफरीज को लग रहा है कि ये जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ख़रीदारी करने के लिए। उनका मानना है कि ONGC की जो मुनाफा जो देखने मिल रहा है वो उनका जो एवरेज है उससे हमें एक हायर स्तरों पर देखने मिलेगा। तो आगे चल के जो कंपनी जो केजी बेसिन प्रोडक्शन करने वाली है जो कि Q3 FY25 में शुरू होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक की ट्रिगर रहेगी कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। और लास्टली सन फार्मा पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि मैक्वायरी ने अपनी एक बाइंग रेटिंग बरकरार रखी और उनका जो टारगेट प्राइस है SOTP वैल्यूएशन से जो उन्होंने निकाला है वो बनकर आ रहा है 1685 रुपीज़ का। अगर हम सन फार्मा को देखें तो उनका मानना है कि ये जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और उनका जो मेन फोकस है वो है जो उनकी कंसिस्टेंट अर्निंग्स आ रही थी वो भी एक ब्रांडेड बिजनेस की तरफ जा रही है जो कि एक हायर ROC ही और एक हायर प्रॉफिटेबिलिटी जो हायर मुनाफा कंपनी को देगी। और ऑल्सो जो उनके दूसरे बिजनेस है जो है स्पेशलिटी केमिकल्स और एक इनोवेशन मेडिसिन के, वो भी आगे चलकर आपको अच्छा मुनाफा देखने मिलेंगे उसमें भी। तो कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वो उसमें भी काफ़ी कैश है जिसके कारण कंपनी को एक्विजिशंस और जो लाइसेंसिंग करने मिलेगा एक अच्छा ऑप्शंस मिलेगा। सो ओवरऑल अच्छा रुझान आता हुआ सन फार्मा पर मैक्वायरी की तरफ। बिल्कुल, तो सन फार्मा, टाटा केमिकल्स, HCC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और उस रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया अपना समय निकालकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नए सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी ने सभी बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। वहीं अमित शाह को फिर से गृह मंत्री और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मोदी 3.0 कैबिनेट की पूरी लिस्ट बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? के विभागों का जो बंटवारा है वो हो गया है और सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि बीजेपी जो की पोर्टफोलियोज हैं जो CCS मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको रिटेन रखने में सफल हुई है। यानी कि जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ना पोर्टफोलियो में और ना मिनिस्टर में। यानी कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो चारों मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है और चारों मिनिस्ट्री में वही मिनिस्टर हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट 2.0 में थे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेंगी, उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी जिम्मेदारी रहेगी। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर आप दूसरे मिनिस्ट्रीज़ पर नज़र डालें तो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट उनके पास ही रहेगा, रेलवेज अश्विनी वैष्णव के पास ही रहेगा, पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के पास ही रहेगा। हेल्थ में ज़रूर बदलाव हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री में JP नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा उनके पास फर्टिलाइजर और केमिकल्स जैसे विभाग भी रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीजेपी हैवीवेट हैं, उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है।
साथ में साथ रूरल डेवलपमेंट भी है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। उनके पास हाउसिंग अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है, उसकी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। HD कुमारस्वामी JDS प्रमुख, उनके पास हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। पीयूष गोयल काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते थे 2.0 में, मोदी गवर्नमेंट की बात करें। इस बार भी उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है, लेकिन टेक्सटाइल और कंज्यूमर अफेयर्स उनसे ले लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास इस बार भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। जीतनराम मांझी, हम प्रेसिडेंट, उनके पास MSMEs। राजीव रंजन सिंह JDS की तरफ से, उनके पास पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री। सर्बानंद सोनोवाल को फिर से पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। प्रहलाद जोशी पिछली गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, कोल भी था उनके पास। इस बार उनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई है। भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिनका एलोकेशन किया गया है। आज से सारे मिनिस्टर्स जो हैं अपने अपने मिनिस्ट्रीज के कार्यभार संभालेंगे, चार्ज लेंगे, और आज से ही 100 डे एजेंडा जो है उस पर काम करने की शुरुआत होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बनाने के लिए अब हमारे साथ वंदना भारती, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी रिसर्च की SMC ग्लोबल में, वो जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बनेगी? बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल और सोने चांदी, सभी की अपनी रणनीति बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यहाँ पे बेस मेटल में अगर देखा जाए तो एक पॉज है, लेकिन यहाँ पे प्रेशियस मेटल में लगातार एक करेक्शन दिख रहा है, जो कि हर अपसाइड पे अब यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आज के दिन में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में देखें तो फॉल आ रहा है और रिफ्लेक्ट होगा इंडियन मार्केट में भी। यहाँ पे 71,250 के करीब सेलिंग करना चाहिए गोल्ड में। 71,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,325 का। अगर बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर में भी लग रहा है कि आज के दिन में फिर से एक फॉल आना चाहिए। कल ये थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ था, 90,000 एग्जैक्ट यहाँ पे बंद किया था, लेकिन आज के दिन में लग रहा है कि अगर फॉल आता है यहाँ पे तो 89,500 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रही बात एनर्जी काउंटर की, तो एनर्जी काउंटर में लग रहा है कि एक कमोडिटी, छोटी सी कमोडिटी है नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका रहा है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है 255 के करीब MCX नेचुरल गैस में, यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 265 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 250 का। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल बार बार यहाँ से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और साथ में लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है कल के बढ़त के बाद। तो एक रेंज रहेगा जो कह सकते हैं कि 6425 से लेके 6525 तक का होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रणनीति हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन बात अगर कॉपर की जाए, कल एक रिकवरी देखने को मिला था, आज के दिन एक फॉल हो सकता है। 862 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन होगी। टारगेट होगा 858 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 864 का। तो क्रूड ऑयल मार्केट में कोई ज़्यादा रणनीति नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 265 रुपीज़ प्रति शेयर, 265 का लक्ष्य, और गोल्ड पर बिकवाली की राय 71,000 का लक्ष्य। शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन उतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।